डाइपोल मोमेंट देख लो बेटा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में इस चीज को पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, ऐसा समझो इसको। डाइपोल क्या होता है, जिसमें दो पोल हो और दोनों की पोलैरिटी क्या हो, अपोजिट हो, उसे डाइपोल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई चीज है, इधर प्लस क्यू या माइनस क्यू रखा है, इसका अपोजिट इधर रखा है, और इन दोनों के आपस में कुछ ना कुछ दूरी है, एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। तो अब ये क्या बन गया, ये एक डाइपोल बन गया। तो हमेशा डाइपोल क्या होता है, जिसमें दो अपोजिट पोल हो उसे डाइपोल बोलते हैं। ठीक है। और डाइपोल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के, यदि हम केमिस्ट्री में इसको देखें तो जल्दी जल्दी बेटा इसको देख लो। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। ये म्यू क्या हो गया, ये म्यू हो गया Q इंटू डी। म्यू क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, इनको डिवाई में लिखते हैं या कूलाम मीटर में लिख सकते हो, ESU सेंटीमीटर में लिख सकते हो। और यहां पे देखो हमने कन्वर्जन लिखा है, एक डिवाई क्या होता है 3.3356 और 4 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर, और या ESU में आपको लिखना है तो 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर होता है। अच्छा, अब मुद्दे की बात आती है कि डाइपोल मोमेंट हम क्यों पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, ये प्रिडिक्ट करता है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये उस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी है या पोलैरिटी नहीं, इसको ये प्रिडिक्ट करता है। आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं। अब यहां पे एक बात मुद्दे की आती है, यदि डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल है, जो स्पीसीज है, वो कैसी है, वो नॉन पोलर है। और यदि कहीं आपका डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट यदि मान लो जीरो नहीं है तो स्पीसीज कैसी होगी, पोलर, वो पोलर स्पीसीज होगी। ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है लीना टू मीना, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, आपसे पूछा जाए बताओ इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमेशा डायरेक्शन ये होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है, तो ये डायरेक्शन होगी किसकी, म्यू, डाइपोल मोमेंट की। तो ये अब डायरेक्शन आपको समझ में आ गई, लीना टू मीना। अच्छा, ऑल होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है जीरो डाइपोल मोमेंट। जितने में होमो मींस क्या होता है, सेम, जैसे H2, O2, Cl2, N2, सबका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। और ये सब कैसे होते हैं, नॉन पोलर। ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर। चलो आगे देखते हैं बेटा, इनको सबको बहुत ध्यान से देखो। लेकिन हर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाए ये जरूरी नहीं है। यदि होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। अब यहां पे आ जाओ दूसरी बात, ऑल हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैव डाइपोल मोमेंट, है ना। क्या होता है, हैव डाइपोल मोमेंट, मतलब इनके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है, जीरो नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ होता है। जैसे HF देखो डायटोमिक है लेकिन हेट्रोडायटोमिक है, दोनों एटम क्या है, अलग अलग। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इनमें किसी का भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ये सब के सब कैसे होंगे, ये सब के सब पोलर होंगे, ये सब के सब पोलर मॉलिक्यूल होंगे। थोड़ा तूफानी कलर ले लेते हैं, हाँ ये थोड़ा तूफानी कलर है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे हमने एक जुगाड़ बनाया है, इसको जरा ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए आप तैयारी करते हो नीट की, आप तैयारी करते हो IIT JEE की, है ना, उसी तरीके से एक जुगाड़ है, इसको बोलना सीपेड -I। क्या बोलना, सीपेड, ऐसे बोलना सीपेड। जैसे आप समझ लो ऐसा होता BEd, वैसे है ये आपका क्या है, सीपेड, ऐसा समझो, है ना, सीपेड -I। यहां पे क्या होता है, C का मतलब होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, और P का मतलब होता है पोलैरिटी, E का मतलब होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, D का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, और -I का मतलब है -I। ये सब आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये सब आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा, यदि पोलैरिटी, आप देखो यहां पे देखो, पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या हो गया, म्यू, दैट इज डाइपोल मोमेंट। अब पोलैरिटी क्या होती, अब देखो हमने यहां बताया है कि पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू, पोलैरिटी ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, है ना। डाइपोल मोमेंट ज्यादा है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो चलो अब देखें, लेकिन ये हर जगह बात सही नहीं होती है। देखो यहां पे पोलैरिटी HF की ज्यादा है, HCl की कम है, HBr की कम है और HI की सबसे कम है। तो यहां पे पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू का फंडा काम कर रहा है ना। जिसकी पोलैरिटी ज्यादा है उसी का डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है। अच्छा, ये पोलैरिटी आप कैसे समझोगे, है ना। पोलैरिटी के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस जितना ज्यादा, पोलैरिटी उतनी ज्यादा और डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा। अब मुद्दे की बात ये समझ में आती है, तो आपको हमने फोंकल ब्रिक करके एक जुगाड़ पढ़ाया है। फोंकल ब्रिक यहां पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, FONCL ब्रिक, है ना। और उसके बाद क्या है बाबा जी, दैट इज हाइड्रोजन। देखो H और F बहुत दूर है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा। HCl थोड़ा सा दूर है, HBr और कम, HI सबसे कम। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसके बीच में है, HF के बीच में। इसीलिए HF की पोलैरिटी सबसे ज्यादा, उससे इसकी कम, इसकी और कम, इसकी सबसे कम। क्योंकि देखो H और I आप पास में ही है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा। और यही सेम ऑर्डर किसका है, पोलैरिटी का, और यही सेम ऑर्डर किसका है, डाइपोल मोमेंट का। लेकिन मुद्दे की यहां बात एक आप समझें, मुद्दे की आप एक बात यहां समझें। अच्छा, मुद्दे की बात वो क्या है जो समझना है आपको, ये भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि समझना है तो समझना है। अच्छा, वो एक बात ये है, यहां पे हमने एक नोट लिखवाया है। देखो यहां पोल CS3F, CS3Cl, CS3Br, CS3I, यहां पोलैरिटी का ऑर्डर में CF की पोलैरिटी, CS3F की पोलैरिटी CS3Cl से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी CS3F की, CS3Cl की, CS3Br की और CS3I की। लेकिन डाइपोल मोमेंट यहां, ये एक्सेप्शन है, आप समझ लीजिएगा, यहां डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हुआ, CS3Cl का। किससे ज्यादा हुआ, CS3F से। लेकिन देखो पोलैरिटी इसकी ज्यादा है, तो इसी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए था। बट ये बहुत तूफानी सवाल है और कायदे से देखना, फायदे में रहोगे। ठीक है बेटा। अच्छा बताओ, यहां पे देखो पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फंडा फॉलो नहीं हुआ, है ना। तो यहां पे क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, इसका डाइपोल मोमेंट कम, बट इसकी पोलैरिटी ज्यादा और इसकी पोलैरिटी कम। इन दोनों पे ध्यान देना। पोलैरिटी की जब बात आए तो देखो कार्बन में और फ्लोरीन, अब देखो फिर से वही जुगाड़ ले याद कर लो, फोंकल ब्रिक, है ना, फोंकल ब्रिक। ठीक है। अब देखो फ्लोरीन और कार्बन में ये डिफरेंस है, फ्लोरीन और क्लोरीन में ये डिफरेंस है, फ्लोरीन और ब्रोमीन में ये डिफरेंस है, फ्लोरीन कार्बन में ये डिफरेंस, क्लोरीन कार्बन में ये डिफरेंस, और ब्रोमीन कार्बन में ये डिफरेंस, और आयोडीन और कार्बन में ये डिफरेंस। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां है, C और F के बीच में। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पोलैरिटी होगी। तो पोलैरिटी के मामले में ये जीत गया, है ना। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। कौन, जस्ट इसका रिवर्स का मतलब है सिर्फ इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं, बाकी ये देखो, ये पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जिसकी जैसी पोलैरिटी उसका वैसा डाइपोल मोमेंट। बट इन दोनों में क्या होता है, इनकी पोलैरिटी ज्यादा, इनकी कम, डाइपोल मोमेंट इनका ज्यादा, इनका कम। क्यों, दिस एबनॉर्मेलिटी इज ड्यू टू लार्ज CCl बॉन्ड। C और Cl के बीच का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, इसीलिए ये एबनॉर्मेलिटी आपको देखने को मिलती है। जल्दी से आगे बढ़ो, चलते हैं आगे, देखते हैं बेटा। अब जैसे डाइपोल मोमेंट आपको इस तूफानी मॉलिक्यूल का देखना है ना। तो देखो सबसे पहले एक फंडा याद करो, सराउंडिंग, देखो ऐसे सेंट्रल एटम, ऐसे याद करो, सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर ना हो और सराउंडिंग एटम सेम हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है। हमने क्या बोला, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो
सराउंडिंग एटम सेम हो तो ऐसे बंदे का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अच्छा, हमने क्या बोला? सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर, सराउंडिंग एटम सेम, तो लोन पेयर तो फिर डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। ये जुगाड़ याद कर लो। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, तो ऐसे लोगों का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा, मतलब ये नॉन पोलर होंगे। अब जरा ध्यान से देखो, इसी फंडे को अब ध्यान रखना है ना। देखो, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? CH3Cl का। जैसे जैसे आप हाइड्रोजन हटा के Cl लगाते जाओगे, वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट घटता जाएगा, है ना। फिर हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाया, एक Cl और बढ़ाया, एक हाइड्रोजन हटाया, एक Cl और बढ़ाया, है ना, और एक जो बचा हुआ हाइड्रोजन इसको भी हटा के Cl लगा लिया, है ना। तो अब देखो क्या है, CCl4। देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, चार तरफ क्या लग गए? Cl लग गए बेटा, Cl। अब क्या है, देखो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। ठीक है भैया। अब नोट यहां पे आ जाओ, एक तूफानी नोट देख लो, NH3 और NF3। एनसीईआरटी का बड़ा तूफानी ये सवाल है। अब देखो, इसमें पूछा गया है कि NH3 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, NF3 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये भी पिरामिडल, ये भी पिरामिडल, लेकिन देखो हर मामले में ये दोनों एक दूसरे के बराबर सारी बातों में निकलते गए, लेकिन डाइपोल मोमेंट के केस में ये एक दूसरे के बराबर नहीं हुए। NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा है। अच्छा, कैसे होता? हम लोग ने NH3 का स्ट्रक्चर बनाया, है ना। अच्छा देखो, नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ यहां पे ये निशान लगा है, ये डाइपोल मोमेंट का निशान है। और हमेशा हमने आपको लीना टू मीना पढ़ाया है, डाइपोल मोमेंट यहां क्या होगा? हाइड्रोजन से किधर? नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ। तो देखो इस मॉलिक्यूल, चलो हम यहां पे दोबारा बता दे रहे हैं, ये दो लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। यहां पे दो बातें हैं। कितनी बातें? दो बातें। दो बात कौन है? यहां पे एक, यहां से यहां की तरफ एक ये म्यू काम किया। हमेशा जिधर लोन पेयर ज्यादा होंगे, हमेशा इस जो एरो होगा, एरो का हेड हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की साइड होगा। जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, हमेशा उधर की तरफ क्या होगा? उसका हेड होगा एरो का। तो देखो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसलिए एरो ऊपर की तरफ हो गया। ये हाइड्रोजन कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और नाइट्रोजन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो ये हो गया लीना और ये हो गया मीना। तो देखो इसका डायरेक्शन क्या हो गया? ये म्यू हो गया। अच्छा, अब इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन की तरफ ये डाइपोल हो गया मोमेंट, और इधर से इधर की तरफ ये हो गया डाइपोल मोमेंट। मान लो ये डाइपोल मोमेंट μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, और मान लो ये μ4 है ना। तो एक फंडा आप समझिएगा, जब सारे निशान एक तरफ को हों, जैसे मान लीजिए ये μ1 है, ये μ2 है, तो जो म्यू नेट होगा इस समय वो होगा μ1 और प्लस μ2। सारे डाइपोल मोमेंट आपस में जुड़ जाएंगे। मान लो एक डाइपोल मोमेंट का निशान ऐसा हो और एक डाइपोल मोमेंट का निशान ऐसा हो, इसको मान लो μ1 और इसको मान लो μ2, तो यहाँ पे जो म्यू नेट आपका आपके सामने फार्मूला आएगा वो μ1 माइनस μ2 आएगा। तो ये वाले फंडे आप याद रखो थोड़ा सा। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, यहां पे इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ऑर्बिटल डाइपोल, ऑर्बिटल डाइपोल, और इसका नाम होता है बॉन्ड डाइपोल, बॉन्ड डाइपोल। सब वहां पे हमने बना रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें ये निशान और ये निशान कैसा है? एक ही तरफ को है। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जब हमको म्यू नेट निकालना होगा, म्यू नेट जब हमको यहां निकालना होगा, तो हमको क्या करना होगा? अब जरा ध्यान से देखो, यहां को जो म्यू नेट हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 और प्लस μ4। तो सारे डाइपोल मोमेंट आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। अब अच्छा, अब तुम NF3 का देखो, NF3 में क्या होगा? ये मान लीजिए ये μ1 है, ये मान लीजिए ये μ2 है, ये मान लीजिए ये μ3 है, और ये मान लीजिए ये μ4 है।
है ना। तो ये देखो, ये तीनों का निशान एक साइड है और इसका निशान अलग है। तो यहां को जो आपको म्यू नेट लिखना है, वहां पे क्या हो जाएगा, μ1 प्लस μ2 और प्लस μ3, ये सब आपस में जुड़ जाएंगे और माइनस यहां क्या हो जाएगा, μ4। पक्की बात है, NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होगा। देखो μ4 यहाँ क्या होगा, तीनों के डाइपोल मोमेंट जुड़ा और μ4 इसमें से माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑर्बिटल मोमेंट है ना, ये है बॉन्ड मोमेंट और ये है ऑर्बिटल मोमेंट। यहाँ पे बॉन्ड मोमेंट, सम ऑफ ऑल बॉन्ड मोमेंट माइनस ऑर्बिटल मोमेंट। तो इतने डाइपोल मोमेंट जुड़ेंगे, उसमें से ये अपोजिट है, इसलिए ये वाला घट जाएगा। फाइनली क्या होगा कि जो म्यू होगा NH3 का वो ज्यादा आएगा। देखो सारे सब जुड़ गए और इसमें क्या हुआ, 3 जुड़े 1 घट गया, तो यहां का डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ध्यान देना है तो ध्यान देना है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ लो आगे। देखो तूफानी बात, यहां पे एक्सेप्शन है XCF2 XCF4। हमने आपसे एक बात समझाई है, सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर ना हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, तो ऐसे लोगों का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन ये इस बात का एक्सेप्शन है। तो यहां पे हमने जुगाड़ बनाया है, जो होता है वो होता नहीं। यदि आप अकॉर्डिंग टू रूल चलोगे तो देखो, जीनॉन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, हमने 8 इलेक्ट्रॉन सजा दिए और 2 मान लो ये हमने फ्लोरीन लगा दिया, मान लो इसे लगा दिया 2 फ्लोरीन लगा दिया। अब यहां पे क्या होगा, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ढेर सारे हैं, तो पक्की बात है यहां का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए था, बट एक्सेप्शनली 0 होता है। तो हमने यही पढ़ाया है, जो होता है वो होता नहीं। आप अकॉर्डिंग टू रूल चलोगे तो आपको लगेगा कि यहां म्यू 0 नहीं है, बट आपको यहां पे फाइनली क्या कर देना, म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ये वाला राइट आंसर नहीं है। इसीलिए हमने लिखाया है, जो आप रूल के तहत चलोगे, सिर्फ इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल में जो आपका डाइपोल मोमेंट निकल के आए तो उसको छोड़ो, उसका जस्ट अपोजिट लिख देना। तो यहां पे क्या आया, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आया, तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट इसका 0 ही है, ये सही आंसर। सेम यही है XCF4, यहां पे हमने कितने फ्लोरीन लगा दिया, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, मान लो 4 फ्लोरीन। फिर देखो सेंट्रल एटम के पास क्या आ गया, लोन पेयर आ गए। इसका मतलब इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए था, बट इसका भी डाइपोल मोमेंट होता है 0, है ना। तो ये देखो, ये इसके राइट आंसर हैं, ये राइट आंसर। इसीलिए क्या होता है, इन तीनों का डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, 0। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, बहुत ध्यान से देखना। डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में हम डाइपोल मोमेंट देखना है। देखो एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर, इनका म्यू क्या होता है, 0। जैसे मान लीजिए, अब मेरा तुम्हें रूल याद आ रहा होगा, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम एक जैसे हैं, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। अच्छा, क्या होता है, एल्केन में CH बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग 0 होती है ना। तो कब होता क्या है, एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन दोनों बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 0। इसीलिए एल्केन में कोई भी बॉन्ड पोलर होता ही नहीं है, इसीलिए पूरा मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन पोलर। अब देखो दूसरी बात, एल्केन नॉन पोलर होते, सीधी बात खत्म। सिमेट्रिकल एल्केन, हाँ सिमेट्रिकल एल्कीन एंड एल्काइंस, देखो क्या बताया जाए, सिमेट्रिकल एल्केन्स एंड एल्काइंस आर नॉन पोलर, है ना। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ो, है ना, उसके दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम। जैसे हमने मान लो ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया, तो इसके दोनों साइड देखो क्या है, सेम, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। आगे चलो, आगे देखते हैं। अब जरा यहां देखो, ये हमने क्या किया, देखो यहां से हमने बॉन्ड तोड़ा और दोनों साइड क्या है, अलग अलग है, यहां 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा।
ये कैसा होगा, पोलर। अब यहां देखो सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर नहीं और सराउंडिंग एटम या मॉलिक्यूल क्या है, सेम, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। यहां पे देखो हमने ऐसे तोड़ा इसको, तो देखो जो चीज इधर है वही चीज इधर है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। ठीक है। बना बना एक जुगाड़ है, याद रखना, बना का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। बना का मतलब होता है बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। बेंजीन, 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 नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। एंथ्रा मतलब 3, 3 बेंजीन रिंग लगा दो, ये एंथ्रासीन। इसका भी डाइपोल मोमेंट 0, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 और इसका भी डाइपोल मोमेंट 0, तो बना इक्वल टू क्या होगा, 0। आगे देखो भैया, डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ सिस एंड ट्रांस एल्कीन। सिस एल्कीन का कभी भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, है ना। सिस एल्कीन नेवर हैव 0 डाइपोल मोमेंट। सिस एल्कीन का कभी भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अच्छा, सिस किसको बोलते हैं, है ना। सिस और ट्रांस के लिए हमने 4 जुगाड़ आपको बता रखे हैं। मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक पाई बॉन्ड हो, है ना, और मॉलिक्यूल के पास 2 एटम या 2 मॉलिक्यूल एक जैसे हो कम से कम, है ना। और यदि अब क्या होगा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से लगी हुई दोनों चीजें अलग अलग, दोनों एटम या दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होने चाहिए। और तीसरी बात क्या है, यदि सेम ग्रुप सेम एटम, सेम ग्रुप या सेम एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन देन सिस, और अपोजिट प्लेन देन ट्रांस। अच्छा जरा ध्यान से देखो, सिस एल्कीन किसको हम बोलेंगे, है ना। देखो अब यहां पे क्या देखना है, कम से कम मॉलिक्यूल के पास एक पाई बॉन्ड हो, ये देखो एक पाई बॉन्ड है। कम से कम 2 ग्रुप या 2 एटम एक जैसे हो, 2 ग्रुप या 2 एटम एक जैसे हैं, है ना। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से लगी हुई दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से, ये देखो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, अलग अलग हैं। अब देखो सेम ग्रुप कहां पे है, सेम प्लेन में है, यहां से हम लोग प्लेन डिवाइड कर लेते हैं, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पे क्या है, सेम ग्रुप या सेम एटम कहां मौजूद है, कहां पे मौजूद है, सेम प्लेन में। तो ये क्या हुआ, ये सिस हुआ, और सिस का कभी भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। ट्रांस एल्कीन का डाइपोल मोमेंट 0 हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। इसके लिए हमने आपको एक जुगाड़ समझाया है जिसको हमने नाम दिया है सिमेट्रिकल ग्रुप। ये आपको 5 टाइप के सिमेट्रिकल ग्रुप याद रखना, 1 2 3 4 और ये 5 टाइप के सिमेट्रिकल ग्रुप याद रखना है। एक तो सिंपल, बड़े सिंपल हैं, हाँ, HXCS3 CN और NO2, ये 4-5 ग्रुप आप याद कर लो, इससे बहुत बड़े बड़े आपके सवाल, तूफानी सवाल लग जाएंगे। हाइड्रोजन, हाइलोजन, CS3 CN और NO2, ये आपके 5 ग्रुप बड़े बड़े सवालों को लगाएगा। बहुत ध्यान से समझ लो, आगे चलते हैं, इनको ध्यान से देखो। हाइड्रोजन, हाइलोजन, CS3 CN और NO2, अब देखो बड़े बड़े सवाल कैसे लगेंगे, इसको जरा ध्यान से देखो। देखो यदि सिमेट्रिकल ग्रुप ट्रांसपोजिशन पे होंगे तो हमेशा डाइपोल मोमेंट 0 होगा। क्या हमने बोला, सिमेट्रिकल ग्रुप प्रेजेंट इन ट्रांसपोजिशन या अपोजिट प्लेन देन डाइपोल मोमेंट विल बी क्या होगा, 0। ठीक है। अब देखो क्या है, सिमेट्रिकल ग्रुप कहां मौजूद है, अपोजिट प्लेन में, तो डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो गया, 0। अब देखो सिमेट्रिकल ग्रुप कहां मौजूद है, चाहे आप, अच्छा यहां पे देख लेना, यहां पे जो X लिखा है, X में आपका कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, इसको बात याद रखना। तो हमने क्या बोला है, सिमेट्रिकल ग्रुप अपोजिट प्लेन डाइपोल मोमेंट 0।
सिमेट्रिकल ग्रुप कहां मौजूद है? अपोजिट प्लेन। चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, सिमेट्रिकल ग्रुप कहां मौजूद है? अपोजिट प्लेन, डाइपोल मोमेंट जीरो। सिमेट्रिकल ग्रुप कहां मौजूद है? अपोजिट प्लेन। चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। यहां पे देखो सिमेट्रिकल ग्रुप कहां मौजूद है? अपोजिट प्लेन में। लेकिन देखो सिमेट्रिकल ग्रुप की कैटेगरी में OH नहीं है, ये सिमेट्रिकल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं है तो अपोजिट, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। यही बात हमने लिखाई है कि देखो तीनों के तीनों ट्रांस है, ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस, बट ये दोनों ट्रांस का डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? जीरो, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हमेशा सिस एल्कीन का ज्यादा होगा ट्रांस एल्कीन से। डाइपोल मोमेंट हमेशा सिस एल्कीन का ज्यादा होगा ट्रांस एल्कीन से। आगे चलते हैं। डाइपोल मोमेंट इन बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन डेरिवेटिव में अब हम लोग डाइपोल मोमेंट देखने चलते हैं। तो कई केस हैं यहाँ पे, कई केस हम लोग पढ़ लेंगे, उस हिसाब से आगे हम लोग देखेंगे। जैसे पहला है, पहला पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, इफ सेम सिमेट्रिकल ग्रुप। अच्छा, सेम सिमेट्रिकल ग्रुप मतलब एक जैसे सिमेट्रिकल ग्रुप, और सिमेट्रिकल ग्रुप हमने कौन कौन से पढ़े हैं? H पढ़ा है, X पढ़ा है, CS3 पढ़ा है, Cn पढ़ा है और NO2 पढ़ा है। जब भी हमने सिमेट्रिकल ग्रुप की बात करें तो बस आप इन्हीं पांचों की बात करना, इसके अलावा किसी की बात आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए, है ना। इफ सेम सिमेट्रिकल ग्रुप प्रेजेंट ऑन पैरा पोजीशन देन डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा, हमेशा पैरा का मतलब होता है अपोजिट, है ना। तो देखो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? जीरो। बताओ ये सिमेट्रिकल ग्रुप की कैटेगरी में है कि नहीं? CS3। अच्छा ये बताओ सिमेट्रिकल कैटेगरी में है कि नहीं और अपोजिट है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो। इसका ये देखो CN, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? जीरो। ठीक है, अब यहां देखो ये अपनी सिमेट्रिकल कैटेगरी में नहीं आता है, OH आपकी सिमेट्रिकल कैटेगरी में नहीं है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। CHO अपनी सिमेट्रिकल कैटेगरी में नहीं है तो इसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों सिमेट्रिकल तो हैं बट दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ये बहुत ध्यान से समझना, ये सबसे जरा टेक्निकल है ना। CS3 और Cl अलग अलग देखे जाए तो दोनों सिमेट्रिकल हैं, बट यहां एक शब्द हमने इस्तेमाल किया, इफ सेम। ये दोनों सिमेट्रिकल तो हैं बट दोनों सेम नहीं है। आगे बढ़ो। नंबर 2, इफ सेम सिमेट्रिकल ग्रुप प्रेजेंट ऑन 135 पोजीशन। 135 पोजीशन पे यदि सेम सिमेट्रिकल ग्रुप, यहां सेम पे बहुत जरा ध्यान दो, यदि सेम सिमेट्रिकल ग्रुप प्रेजेंट ऑन 135 पोजीशन। 135 पोजीशन हमेशा बेंजीन रिंग के केस में अल्टरनेट पोजीशन को बोलते हैं। 135 पोजीशन दैट इज अल्टरनेट पोजीशन। अब देखते हैं, देखो इसका अल्टरनेट ये है, इसका अल्टरनेट ये है, इसका अल्टरनेट ये है ना। अब देखो मान लीजिए हमने इसको 1 मान लिया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो देखो 1 3 5 पोजीशन पे तीनों में क्या है? सेम सिमेट्रिकल ग्रुप लगा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? जीरो। और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो कैसा होता है? नॉन पोलर। अब देखो सेम सिमेट्रिकल ग्रुप 1 3 5 पोजीशन पे लगे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। देखो 1 3 5 पे सेम सिमेट्रिकल ग्रुप लगे हैं, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। आगे देखो तीसरी बात, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। यदि आर्थो मेटा पैरा टाइप के मॉलिक्यूल दिए जाएं तो आपको डाइपोल मोमेंट कैसे डिसाइड करना है। यहां पे केस नंबर 1 है, इफ बोथ ग्रुप्स आर प्लस आई या माइनस आई। मान लो बेंजीन रिंग पे दोनों ग्रुप या तो प्लस आई लगे हों या तो दोनों माइनस आई लगे हों, तो बताओ। अच्छा एक बात और याद रखना, यहां पे दोनों प्लस आई सेम हो या अपोजिट हो। सेम हो या अपोजिट का मतलब ये नहीं है सेम हो या डिफरेंट हो, है ना। बोथ प्लस आई ग्रुप सेम और डिफरेंट, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट। वैसे ही
बोथ माइनस आई ग्रुप सेम हो और डिफरेंट हो, दोनों प्लस आई या सेम हो या डिफरेंट हो, दोनों माइनस आई सेम हो या डिफरेंट हो, तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा हमेशा सबसे ज्यादा आर्थो वाले का होगा, फिर मेटा वाले का, फिर पैरा वाले का, है ना। देखो दोनों माइनस आई हैं, दोनों माइनस आई हैं, आपको माइनस आई प्लस आई का फंडा तो याद ही होगा, दोनों देखो माइनस आई है ना, ये देखो दोनों माइनस आई हैं, दोनों माइनस आई हैं। यदि हमने इसको सीनियर मान लिया जबकि दोनों सेम है, कहीं से नंबरिंग आप कर सकते हो, 1 2, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन हो गया, देखो ये इसके रिस्पेक्ट में आर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा इसका डाइपोल मोमेंट होगा आर्थो वाले का, फिर मेटा वाले का और फिर पैरा वाले का। ठीक है, अब देखो दोनों माइनस आई हैं, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। अच्छा यहां देखो आपको प्लस आर वाली बात नहीं करनी है, वैसे OH के पास माइनस आई और प्लस आर दोनों है बेंजीन के केस में, यहां रिजोनेंस भी है और इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करेगा, बट यहां हमको सिर्फ माइनस आई के रिस्पेक्ट में बात करनी, यहां प्लस आर या माइनस आर प्लस एम या माइनस एम के रिस्पेक्ट में बिल्कुल बात नहीं करनी है ना। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें प्लस आर और माइनस आई दोनों ही ग्रुप पाए, दोनों ही इफेक्ट पाए जाते हैं, बट हमको सिर्फ माइनस आई लेके चलना है, प्लस आर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, और दोनों माइनस आई क्या है, डिफरेंट है, तो अभी भी क्या होगा, सबसे पहले आर्थो वाला, फिर मेटा वाला, फिर पैरा वाला, तो ये ऑर्डर बन गया। अब केस नंबर 2, इफ वन इज प्लस आई एंड अदर इज माइनस आई, मान लो दो ही ग्रुप अभी भी बेंजीन रिंग पे लगे हैं, लेकिन एक प्लस आई लगा है, एक माइनस आई लगा है, तो हमेशा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पलट जाएगा, तब पैरा मेटा आर्थो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये प्लस आई है, ये माइनस आई है, ये प्लस आई है, ये माइनस आई है, ये प्लस आई है, ये माइनस आई है, तो आप देखो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा, पैरा मेटा आर्थो, तो अब ऑर्डर कौन बनेगा, पैरा मेटा आर्थो। तो इस बात को समझिएगा, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेंगे। आगे बढ़ो। हाँ यहां पे एक नोट करके हमने बनाया है, इस चीज को जरा सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, यहां पे जैसे दो ग्रुप लगे हैं मेटा पे, जैसे मान लो एक हेलोजन यहां लगा है, एक हेलोजन यहां लगा है, और एक सिर्फ हेलोजन लगा है हेड पे, तो हमेशा इन दोनों का डाइपोल मोमेंट आपस में क्या होगा, सेम होगा, यानी मेटा वाले का और नॉर्मल वाले का, है ना। जैसे ये कौन सा है, जैसे मान लीजिए ये मेटा डाई क्लोरो या डाई हेलो, है ना, मेटा डाई हेलो बेंजीन है, मेटा डाई हेलो बेंजीन और ये हेलो बेंजीन, तो मेटा डाई हेलो बेंजीन और हेलो बेंजीन दोनों का डाइपोल मोमेंट आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड मेटा डाई क्लोरोबेंजीन आर इक्वल, दैट इज क्या होगा ये, अब जरा ध्यान से समझो, ये आपका क्या हो गया, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, इसका नाम क्या रखेंगे, ये है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सेम होगा। आगे इसके बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत तूफानी सवाल, तूफानी सवाल क्या है, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, हमने आपको सीपेड आई पढ़ाया होगा, सीपेड माइनस आई सब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन हुआ, माइनस आई। अब देखो ये माइनस आई सबसे ज्यादा, माइनस आई पावर सबसे ज्यादा किसकी, NO2 की, फिर Cn की, फिर COH की, और फिर क्लोरीन की, है ना। जुगाड़ है, सबसे सबको माइनस आई प्लस आई आता ही होगा, तो सबसे ज्यादा माइनस आई NO2 का, फिर Cn का, और फिर उसके बाद किसका, COOH का, तो जुगाड़ हम क्या है, नासिक ना NO2C साइनाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, पहले का
क्योंकि माइनस आई ये ज्यादा पावरफुल है, ये थोड़ा कम पावरफुल है, ये उससे भी कम पावरफुल है, ये इन सब में सबसे कम पावरफुल है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? पहले का, दूसरे का, तीसरे का और उसके बाद चौथे का। तो ठीक है, नोट, इफ मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन प्लस आई ग्रुप देन डाइपोल मोमेंट विल बी स्लाइटली मोर देन मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब समझो, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई एक ऐसी बेंजीन है जिसपे सिर्फ एक प्लस आई ग्रुप लगा है ना, तो हमेशा जिसपे एक सिंगल प्लस आई लगा हो उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऐसा मान के चलेंगे। अब जरा ध्यान से समझो, देखो सेम सिमेट्रिकल ग्रुप है, अपोजिट प्लेन है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। और ये बंदा कैसा है? जिसपे एक सिंगल प्लस आई लगा है, तो हमेशा इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। किसका? इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा होगा। यही वाली ऊपर बात लिखी है, बहुत ध्यान से देख लो सारे बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, हमें इसका डाइपोल मोमेंट तो क्या होता है? जीरो। ये हमने आपको रटा दिया है ना। अब जरा ध्यान से समझो, अब बहुत ध्यान से समझो, यहां पे समझने वाली बात यह है, हमने कहा था जब दो हैलोजन या दो सिमेट्रिकल ग्रुप कहां लगे हो? मेटा पे, और एक ऐसा हो जिसपे एक सिंगल हैलोजन लगा हो, तो हमेशा इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट आपस में होता है बराबर। अच्छा, ये सवाल लगाए हुए एक जमाना हो गया प्रभु, यही सवाल हमने आपको ये देखो पढ़ाया है, जब दो सिमेट्रिकल ग्रुप मेटा पे लगे हो और एक यहां लगा हो, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट आपस में एक जैसा होता है। यही सेम सवाल हमने आपको कंबाइन करके दे दिया है ना। तो इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट बराबर होगा, यानी दो का डाइपोल मोमेंट बराबर होगा चार के, दो और चार का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उससे जिसपे एक सिर्फ सिंगल प्लस आई लगा हो उसका इससे ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? इस जीरो वाले से थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? इसका। हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? पांचवें का डाइपोल मोमेंट चौथे से ज्यादा होगा। देखो सब सेटिंग हो गई, ठीक है। पांचवें का डाइपोल मोमेंट किससे ज्यादा होगा? चौथे से ज्यादा होगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो दोनों माइनस आई लगे हैं, तो सबसे पहले आर्थो होना चाहिए है ना, फिर मेटा होना चाहिए, फिर पैरा होना चाहिए। लेकिन पैरा में लफड़ा है कि क्योंकि पैरा का डाइपोल मोमेंट है जीरो, तो सबसे पहले एक फिर दो, ठीक है। अब उसके बाद जरा ध्यान से देखो, दो और चार का आपस में डाइपोल मोमेंट क्या है? बराबर है, दो का और चार का, है ना। उसके बाद किसका है? पांच का, और सबसे कम किसका है? तीन का। तीन का कम क्यों है? तीन ही तो है। अच्छा, ये क्या है? तीन है, तो किसका ज्यादा है? पांच का ज्यादा है तीन से, पांच का ज्यादा है तीन से। तो देखो सबसे ज्यादा पहले का, दूसरे का, चौथे का एक बराबर, उसके बाद पांचवें का, और सबसे कम किसका है? तीसरे का। सबसे कम का मतलब इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? जीरो। अब जीरो से कम क्या होगा? ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब देखो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट, जैसे BeCl2, बेरिलियम दूसरे ग्रुप का बंदा है, इसके आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है। चलो अच्छा बना के दिखा देते हैं। Be, दो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन और दो क्लोरीन लग गए। सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, सराउंडिंग एटम सेम है, डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। BX3, बोरान है, बोरान के आउटर मोस्ट सेल में तीन इलेक्ट्रॉन और तीनों तरफ क्या लगा? X, तीनों तरफ क्या लगा है? X। ये देखो ये क्या हुआ? सराउंडिंग एटम सेम हुए, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं, डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। अब देखो CCl4, डाइपोल मोमेंट जीरो। आगे बढ़ा जाए, यहां देखो SiH4, Si, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? चार, और चारों तरफ क्या लगा है? हाइड्रोजन। बताओ सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं, सराउंडिंग एटम सेम, डाइपोल मोमेंट जीरो। एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, जो होता है वो होता नहीं। SnCl2,
देखो Sn चौथे ग्रुप का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कितने लगे हैं 2, तो इसके पास क्या हुआ, इनको एक साथ लिख दो, इनको एक साथ लिख दोगे तो आपको लगेगा क्या लगेगा, एक लोन पेयर देखो बच गया। सराउंडिंग एटम सेम तो हैं बट सेंट्रल एटम के पास क्या हो गया, एक लोन पेयर बच गया, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ये पोलर होगा। H2O जैसे ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बना दिए। अब देखो इसके पास सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर पाए गए, इसका मतलब ये इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, जब किसके सराउंडिंग एटम सेम है। अरे बताओ जब पहली ही बात गड़बड़ हो गई तो दूसरी बात यदि मान लो सही निकल भी गई तो क्या फायदा। पहली बात हमेशा याद ध्यान रखो, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, तो जब पहली बात सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ ही गए तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा ही नहीं, बात खत्म। NH3 का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, O3 का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, H2O2 का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ध्यान से देख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। देखो NH3, NF3 और BF3, अभी हमने BX3 आपको पढ़ाया है। बोरान के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन और तीनों तरफ हाइड्रोजन लगा दिया, 3 बॉन्ड ये बन गए। सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, डाइपोल मोमेंट 0, तो BF3 का डाइपोल मोमेंट तो हो गया 0, बात खत्म। और NH3 का NF3 से ज्यादा होता है, ये आपको बॉन्ड डाइपोल और ऑर्बिटल डाइपोल में पहले पढ़ा दिए हैं, तो बताओ ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा NH3 फिर NF3 फिर BF3, उसके बाद NF3, NCl3, NBr3 और Ni3। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फोंकल ब्रिक में सबसे ज्यादा N और I के बीच होगा, फिर NBr के बीच होगा, फिर NCl के बीच होगा, फिर NF के बीच होगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, Ni3 का, NBr3, NCl3, NF3। अच्छा NF3 में क्या होगा, इसका केम क्यों होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड डाइपोल और ऑर्बिटल डाइपोल दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, तो यहां नेट डाइपोल मोमेंट घट जाता है, इसलिए सबसे कम है। चलो आगे देखो, अगला जरा ध्यान से देखो, कैसे देखो, ध्यान से देखो। आपसे पूछा गया HF, H2O और NH3 में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा HF का, क्योंकि आप देखो यहां पे जगह मिल गई है तो हम आपको बता ही दें, फोंकल ब्रिक, और सबसे लास्ट में कौन आ गए, बाबा जी, बाबा जी बोले तो हाइड्रोजन, है ना। देखो HF के बीच में, H और F के बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। H2O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो, ये मान लो H2O के बीच में डिफरेंस और कम है, और NH3 में और N और H, ये देखो यहाँ H है, इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और कम है। सबसे ज्यादा कौन हो गया, HF, H2O और NH3। अच्छा HF, H2O और H2S, तो ये ऑर्डर हो जाएगा HF, H2O और H2S। HF, H2O, SO2 और NH3, सबसे ज्यादा HF, उसके बाद H2O, उसके बाद SO2, उसके बाद NH3। तो इस तरीके से आपका डाइपोल मोमेंट समाप्त होता है, बिना टेंशन के उसको कई बार देख लो, बात खत्म हो जाएगी। बस, धन्यवाद।